हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 इतिहास की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और बुक का नाम है हमारे अतीत। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुक का जो नाम है उसी को हम समझेंगे। हमारे अतीत शब्दों में अगर हमारे शब्द के ऊपर अगर हम फोकस करें तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक बहुवचन शब्द है, मतलब बहुत सारे लोगों के अतीत की यहाँ पर बात बताई गई है। हमारे शब्द को आप इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि आज का जो समाज है उसमें बहुत सारे वर्गों के लोग रहते हैं और सभी लोगों का जो काम है वो अलग अलग है। जैसे कि कुछ लोग व्यापारी हैं, कुछ लोग जो हैं वो किसान हैं, कुछ लोग जो हैं वो जॉब करते हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग गाँव में रहते हैं, कुछ लोग शहरों में रहते हैं। मतलब सभी व्यक्तियों का अगर आप अतीत देखोगे तो सबका अलग अलग अतीत है और इन सभी को अगर आप एक साथ स्टडी करोगे, एक साथ समझोगे तो ये चीज़ जो है वो प्लूरल में, मतलब बहुत सारे लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के अतीत के बारे में आप अध्ययन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ जो है वो बहुवचन में यहाँ पर शो होंगी। सेम इसी तरीके से हमारा जो प्राचीन भारत है उसमें भी जो समाज था उसमें बहुत सारे लोग रहते होंगे। जैसे कि उस समाज का कोई ना कोई राजा होगा, उस राजा की कोई सेना होगी, तो कुछ लोग सेना में भी काम करते होंगे, कुछ लोग उस टाइम भी व्यापारी होंगे, कुछ लोग उस टाइम भी किसान होंगे। तो उन सभी के इतिहास की, उन सभी के अतीत की हम जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। जब भी कोई एरा, जब भी कोई युग के बारे में हम पढ़ेंगे तो उस टाइम राजा की क्या स्थिति थी, सेना की क्या स्थिति थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी और जो समाज था उसकी क्या स्थिति थी। मतलब समाज में अलग अलग वर्गों के बारे में हम जो हैं वो यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो वर्ड है वो इतने सारे लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट करता है। तो हमारे शब्द को हमने समझा। अब हम समझते हैं अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में। मतलब हमारे अतीत में कोई भी ऐसी एक्टिविटी, उसको क्रोनोलॉजी के बेसिस पर जब उसका अध्ययन किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम इतिहास, अतीत। अब ये जो अतीत है, अगर हम इंडिया के, भारत के पर्सपेक्टिव में, भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको अगर हम समझें तो भारत का जो इतिहास है उसको हमने 3 भागों में बांट रखा है। प्राचीन भारत, इसके बीच में यहाँ पर है मध्यकालीन भारत और फिर उसके बाद में आता है आधुनिक भारत। ये अलग अलग 3 इतिहास है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सभी देशों का जो इतिहास है या पूरे विश्व का जो इतिहास है वो इसी तरीके से 3 भागों में बटा हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर देश में, उसके इतिहास में, उसके अतीत में क्या क्या घटनाएं हुई, उसके बेसिस पर जो है वो देश अपनी घटनाओं को चाहे जैसे अपने इतिहास को रिप्रेजेंट कर सकता है। हमारे भारत में ये हुआ कि 1100-1200 ईस्वी के टाइम में हमारे यहाँ पर समाज में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ, बाहर से लोग आए जिसकी वजह से समाज में काफ़ी बदलाव हुआ और यहाँ पर फिर जो है वो समाज में कुछ अलग तरीके की जो ट्रेडिशन है वो देखने को मिली। तो यहाँ पर प्राचीन भारत से जब दूसरी यहाँ पर कुछ अलग तरीके के रीति रिवाज, कुछ अलग तरीके की क्रियाकलाप देखने को मिली, तो यहाँ पर ये जो है जो नया चेंज देखने को मिला उसको मध्यकालीन भारत के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। उस इतिहास को यहाँ पर इस तरीके से पढ़ा जाता है। फिर मध्यकालीन के बाद में जब यहाँ पर यूरोपियन कंपनियाँ आई तो उसके बाद में जो इतिहास है उसको आधुनिक इतिहास के रूप में पढ़ा जाता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्या एक दिन में प्राचीन भारत से हम मध्यकालीन भारत में आ गए? तो ऐसा नहीं हुआ होगा। बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है। जब भी कोई परिवर्तन होता है, समाज में कुछ भी बदलाव होता है तो कुछ लोगों के संपर्क में जब लोग आए तो उनका धीरे धीरे चेंज यहाँ पर होने लगा और लगभग आप मान लिए कम से कम 100 साल तो जो है वो ये ट्रांसफॉर्मेशन होने में, परिवर्तन होने में टाइम लगता है। तो इस तरीके से भारत का जो इतिहास है वो 3 भागों में बटा हुआ है। किसी किसी देश का जो इतिहास है वो सिर्फ ये है कि वर्तमान जो चल रहा है और इससे पहले, मतलब आज की डेट से पहले जो भी हुआ है वो सब कुछ इतिहास है। कोई देश ऐसे भी हैं वो सिर्फ 2 भागों में अपने इतिहास को बांट रखे हैं कि प्राचीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है। तो ये सबका अलग अलग है कि किस तरीके से उनके यहाँ पर क्या क्रियाकलाप हुई, उस तरीके से वो अपने इतिहास को बांट सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली अतीत की। अब ये जो 6th क्लास की जो ये एनसीईआरटी की हिस्ट्री की जो बुक है, इसके जब आप जो विषय सूची है, जो इंडेक्स है, उसको जब आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो हमारा ओल्ड, मतलब प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको यहाँ पर बेसिक लेवल पर समझाने की कोशिश की गई है। मतलब जब आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो तब यहाँ पर ये जो 6वीं की जो बुक है ना वो आपका फाउंडेशन बनाएगी
और फिर इसी के बेसिस पर जब आप कोई अच्छी स्टैंडर्ड की बुक पढ़ते हो तो यहाँ पर इसी फाउंडेशन के बेसिस पर जो आपकी बिल्डिंग है वो तैयार होगी। मतलब यहाँ पर आपको हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसका एक टाइमलाइन यहाँ पर बताने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट तथ्य रहेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे जो आपके एग्जाम में यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हम समझेंगे हर एक चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। एक वर्ड भी आपका यहाँ पर नहीं छूटेगा, सिर्फ आपको समझने पर ध्यान देना है। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं और अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो इस बात पर यहाँ पर फोकस ना करें कि यहाँ पर जो हिंदी टर्मिनोलॉजी या इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है। किसी भी सब्जेक्ट को, विषय के ऊपर आपकी पकड़ आपको बनानी है तो उसके फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी भाषा में आपके क्लियर हो। तो सब्जेक्ट को समझने पर आप ध्यान देना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो रिलेटेड है कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, मतलब कौन कौन से जो स्रोत हैं उनसे हमें पता चलेगा। इसीलिए चैप्टर का जो नाम है वो सिर्फ क्वेश्चनिंग से किया गया है। सिर्फ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या, कब, कहाँ और कैसे, कि हमारा इतिहास जो है वो क्या है, कब कहाँ पर था, मतलब कौन से एरिया में वो लोग रहते थे प्राचीन समय के लोग, कैसे जो है हमारा भारत जो है वो एस्टेब्लिश हुआ, ये जो नाम है वो एग्जिस्टेंस में आया, और कब की बात है, टाइम कौन सा था। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो हम यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो हमने दो बातें समझ ली, हमारे को भी समझा और अतीत को भी समझा। अब एक आपको यहाँ पर टाइमलाइन जो है वो हम आपको एक आउटलाइन देने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन भारत में कौन कौन से तरीके से कौन कौन सी एक्टिविटी हुई, जिससे आपको बातें पता चलेंगी। तो मतलब जो टाइम है, जो तिथि है, उसके बारे में हम यहीं पर पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर के लास्ट में इसके बारे में बता रखा है। देखो, आप सभी को पता है कि हम हमारे इतिहास का जो अध्ययन है वो शुरुआत करते हैं पाषाण युग के साथ में। अब ऐसा नहीं है कि पाषाण युग से पहले जो है वो मानव ही नहीं था, मानव था, लेकिन मानव का जो है वो माइंड इस तरीके से डेवलप इस टाइम तक हो चुका था कि वो पत्थर का यूज़ करने लग गया था अपने काम के लिए। मतलब इससे पहले जो मानव था कि हो सकता है कि उनका जो माइंड जो है वो इतना डेवलप ना हुआ हो, या फिर इससे पहले का जो भी हमें ऐसे कुछ स्रोत ना मिल पाए हों जिसके बारे में हम बता सकें कि इससे पहले भी कुछ हुआ है। तो सबसे पहले हमें जो स्रोत मिलते हैं हमारे इतिहास के वो इस टाइम से मिलते हैं। तो इतिहास की शुरुआत होती है पाषाण युग के साथ में। सबसे पहले पाषाण युग, उसके बाद में पाषाण युग के कुछ टाइम के बाद में ही सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो डेवलप होती है। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अगर हम देखें तो वैदिक काल डेवलप होता है। वैदिक काल के बाद में 16 महाजनपद, 16 महाजनपद जब डेवलप होते हैं उसी टाइम में इसके समकालीनता में ही जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो भी यहाँ पर उनका भी उत्पत्ति होती है। सेम इसी टाइम में ही जो है वो बाहर से अलग अलग देशों से हमारे इंडिया के ऊपर एक तरीके से इन्वेजन, आक्रमणकारी होने लगते हैं। इंडिया में जो लोग हैं वो विदेशों से आने लग जाते हैं। इसके बाद में 16 महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बाद में जो है वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है, गणराज्य जो है वो डेवलप होता है मगध। ठीक है, इसके राजा जो है इंपॉर्टेंट राजा अशोका हुई। इसके बाद में मतलब मौर्य जो काल है, इसके बाद में मौर्योत्तर काल आता है, और मौर्योत्तर जो काल है उसी टाइम में जन्म होता है जो जीसस क्राइस्ट है, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई जो धर्म है इसको एस्टेब्लिश किया था। तो हमारी जो तिथि है उनको समझा जाता है जीसस क्राइस्ट के जन्म के ऊपर। आज आप सभी को पता है 2022 चल रही है, इसके बाद में बहुत सारी एक्टिविटी हुई होंगी और आज चल रही है 2022। तो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है उसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि इससे बाद में ही कैलेंडर जो है उसको इस तरीके से बनाया गया है। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जो भी काम हुआ उसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, मतलब ईसा पूर्व, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद में जो टाइम है उसको बोलते हैं कॉमन एरा। ओके, एनो डोमिनी भी बोलते हैं इसको, बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं, पहले के टाइम को हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व, और इसको बोलते हैं ईस्वी। मतलब आप 2022 चल रही है तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2022 के साल तक। तो ये हमने तिथि जो है उसके बारे में भी डिस्कस किया कि किस तरीके से अगर आप प्राचीन इतिहास को समझोगे तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि मिलियन ईयर्स अगो। ओके, तो प्रेजेंट टाइम में जो टाइम चल रहा है फिर उसको 0 से रिप्रेजेंट करना है और फिर उसके बैक में जाकर के हमें पढ़ाई करना है। अभी हम चैप्टर को समझेंगे तब ये बातें भी आपके क्लियर होती जाएंगी।
सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है उसमें क्या जो शब्द है इसको हम समझते हैं। क्या से यहाँ पर ये बताया गया है कि उस टाइम का जो समाज था, मतलब प्राचीन भारत में जो समाज था, उसमें जो लोग हैं वो क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे, उस टाइम के जो बच्चे थे वो कौन कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन कौन से गेम जो है वो खेलते थे, ये सारे क्वेश्चनिंग यहाँ पर बताई गई है और इन सब बातों के बारे में बताया भी जाएगा। अभी जो हमने अतीत पढ़ा ना, तब हमने अतीत में ये देखा कि जो प्राचीन काल में जो लोग रहते थे उनके अतीत की यहाँ पर बात की जाएगी। अब जो अतीत है तो राजा जो लोग थे उस टाइम के, उनके बारे में तो हमें वैसे भी पता चल जाता है क्योंकि टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे अभिलेख शिलालेख हमें मिलते हैं। अभिलेख और शिलालेख क्या होते हैं कि कोई भी हार्ड रॉक, मान लो कोई पत्थर, कोई धातु की कोई बना हुआ सामान, उसके ऊपर जो राजा लोग हैं वो कुछ लिखवा दिया करते थे अपने इतिहास के बारे में, अपने जो भी उनका वंश था उसके बारे में, उनके घर परिवार के बारे में, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े उनके बारे में, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें दान की, इन सभी के बारे में। तो राजा लोगों के बारे में तो हमें ईजिली पता चल जाता है, लेकिन समाज के जो और लोग थे उनके बारे में हमें पता नहीं चल पाता है। तो इसका पता हमें इससे चलता है कि जो पुरातत्वविद हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो लोग हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, वो इसके बारे में उस समय जो लोग हैं उनसे मिली हुई जो चीज़ें हैं, जैसे उस टाइम लोगों के बने हुए बर्तन हैं या फिर उस टाइम लोगों के जो भी सामान है, ज़रूरत के सामान जो हमें मिले हैं जगह जगह खुदाई में, उन सभी को अध्ययन करके पता लगाया जाता है कि उस टाइम जो समाज था उसकी क्या कंडीशन थी। ओके, ये बात आपको पता चलनी चाहिए। तो क्या को हमने समझ लिया कि क्या क्या आंसर ये है कि उस टाइम जो लोग हैं वो क्या क्या करते थे, कैसे कैसे लोग रहते थे, इन सभी की जो जानकारी है वो हमें पता चलती है। दूसरा क्वेश्चन है कि लोग कहाँ पर रहते थे। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है उसमें एक मैप दे रखा है। ये मैप जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके, क्योंकि हमारे कोई भी एग्जाम होते हैं उसमें मैप से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर लोकेशन, 3-4 लोकेशन के बारे में, 3-4 जगहों के बारे में यहाँ पर बताया गया है इस चैप्टर में, वो आपको क्लियरली ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है नर्मदा नदी के बारे में कि नर्मदा नदी के किनारे जो लोग रहते थे वो थे आखेटक और संग्राहक, मतलब जानवरों को मार करके खाते थे और पेड़ पौधों से जो भी सामान मिलता था उसको खाते थे, मतलब वो स्किल्ड लोग नहीं थे। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, एक तरफ दे देंगे नर्मदा नदी और दूसरी तरफ ऑप्शन में आपको दे देंगे कि उस टाइम के जो लोग थे वो क्या थे, कृषि करना जानते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि अरे भाई वो तो आखेटक और संग्राहक थे, सिर्फ कलेक्ट करते थे और खाते थे, उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता था। ओके, दूसरा यहाँ पर लोकेशन बताई गई है सुलेमान और कीरथार रेंज की। सुलेमान और कीरथार रेंज के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। यहाँ देखिए कि सुलेमान और कीरथार रेंज जो है यहाँ पर 8000 साल पहले, 8000 साल मतलब अभी हो गई 2022 जो है, इससे 8000 साल पहले जो है यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा यहाँ के जो लोग थे वो भेड़, बकरी, गाय, बैल ऐसे पशुओं को भी उन्होंने पालतू बनाना शुरू कर दिया था। और जब पालतू लोग बनाना शुरू कर दिए हैं, लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब लोग जो हैं वो एक जगह बसना स्टार्ट हो गए, एक जगह जो है वो रुकना स्टार्ट हो गए, और रुकना स्टार्ट हो गए तो उस टाइम के लोग जो हैं वो गांव में रहते थे। तो सबसे पहले आपको एक बात समझ में आई कि स्टार्टिंग में अगर हम देखें इतिहास में तो जो लोग थे सबसे पहले आखेटक संग्राहक थे, मतलब जानवरों को मारते, पेड़ों से फल तोड़ते और खाते। उसके बाद में जब खेती करना शुरू किया तो उन्होंने जब यहाँ पर फसल उगाना शुरू किया तो सबसे पहले जो लोग हैं वो गाँव में रहना शुरू हुई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में तीसरी लोकेशन की यहाँ पर बात बताई गई है विंध्यन पहाड़ी और गारो पहाड़ियाँ। यहाँ पर यह बताया गया है कि यहाँ पर जो लोग थे, इनके किनारे, इनके आसपास जो लोग रहते थे, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। और चावल के जो सबसे पहले अवशेष हैं वो विंध्य पहाड़ी के उत्तरी भाग में, यहाँ पर इसके उत्तरी भाग में मिले हैं। ये लोकेशन की बात बताई गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि देखो ये जो जगह है झेलम नदी, सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो यहाँ पर डेवलप हुई थी। इस जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो यहाँ पर डेवलप हुई।
और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो शहर है वो यहीं पर बसे थे और 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे जो हैं वो सबसे पहले शहर बसे थे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि लोग आकेटक संग्राहक थे, उसके बाद में गांव बसना शुरू हुए और उसके बाद में जो है वो शहर बसना शुरू हुए। और सबसे पहले शहर कहाँ बसे थे? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 साल पहले। मतलब आज 2022 है तो 2022 से 0 जाओ जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ और उससे पहले 2700 साल पहले आप जाओ। तो 2700 साल पहले जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो डेवलप हुई थी। उसके बाद में दूसरे शहर जो है वो 2500 वर्ष पहले, मतलब 2022 चल रहा है तो 0 पे जाओ, मतलब 500 साल पहले जो है वो दूसरे शहर जो हैं वो गंगा नदी और उसकी सहायक नदी, यहाँ पर आप देख रहे हो यमुना नदी, चंबल नदी, सोन नदी, यहाँ पर जो है वो दूसरे शहर, मतलब इसके बाद में दूसरे शहर यहाँ पर डेवलप हुए वैदिक काल के टाइम में। अब वैदिक काल के बाद में मतलब गंगा नदी, सोन नदी की सहायक नदियों पर जब डेवलप हो गए शहर, उसके बाद में जो है वो यहाँ पर गंगा का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर बिहार का जो एरिया है, पाटलिपुत्र वाला जो क्षेत्र है जिसको प्रेजेंट टाइम में पटना के नाम से जानते हैं, यहाँ पर मगध जो राज्य है, साम्राज्य जो है वो डेवलप हुआ एक गणराज्य के रूप में। और इसी टाइम में अलग अलग जगह पर भी कुंड गणराज्य बने। मतलब वैदिक काल के बाद में एक तरीके से 16 महाजनपद जो डेवलप हुए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर इतिहास के बारे में बताया गया है। मतलब एक आउटलाइन जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके लिए पढ़ी थी, उस आउटलाइन के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो डेवलप हुई हैं। मतलब आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्राचीन भारत को लेकर के यहाँ पर बन गई होगी। अब इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि उस टाइम के लोग जो हैं इधर उधर क्यों घूमते थे। तो सभी को पता है कि उस टाइम के जो लोग हैं वो व्यापारी भी थे, तो व्यापार करने के लिए घूमते होंगे, या फिर कुछ लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते थे कि शिक्षा और भी जो एडवाइस है वो एक दूसरी जगह को दे सकें, नई नई जगह घूमने के लिए जाते होंगे, जैसा कि लोग आज के टाइम में जाते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात रख रखी है, दक्षिण एशिया, इसमें कौन कौन आते हैं? आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। इसके अलावा अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, ये आधे पड़ोसी देशों को दर्शाता हुआ ये मैप जो अभी हमने देखा। दक्षिण एशिया जो है एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण एशिया वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ पर आप सभी को पता है कि ये जो है वो क्या हो गया? हिमालयन रीजन हो गया। यहाँ पर भी बिल्कुल जो है वो क्या है? पहाड़ है, जो हिमालयन रीजन का यहाँ पर जो एक तरीके से वर्टिकल यहाँ पर जो है मुड़ाव देखा जाता है अचानक से। इसके बाद में हम यहाँ पर देखें तो ये सारा जो एरिया है यहाँ पर भी जो है सुलेमान कीर्थन वाला रेंज जो है, यहाँ पर भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और ये समुद्री भाग हो गया। तो इस तरीके से जो दक्षिण एशिया है वो डिवाइडेड है, जो और एशिया का पार्ट्स है उससे अलग, इसीलिए इसको महाद्वीप का नाम दिया जाता है। तो हमने देख लिया कि उस टाइम के जो लोग हैं प्राचीन भारत में लोग कहाँ कहाँ रहते थे। अब बात आती है कि ये जो भारत है इसका नाम भारत या इंडिया कैसे पड़ा। तो दो नाम हैं हमारे भारत के, इंडिया और भारत। सबसे पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। तो 2500 साल पहले जब हमने टाइमलाइन देखी थी तब हमने ये देखा था कि जब 16 महाजनपद डेवलप हो रहे थे तो उसी टाइम में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और उसी टाइम में हमारे इंडिया में कुछ लोग जो है वो बाहर से आने लग गए थे। तो उत्तर पश्चिम की तरफ से, मतलब जिस तरफ सिंधु नदी है उस तरफ की तरफ से ईरानी और यूनानी लोग जो हैं वो इंडिया में आए, और ईरानी और यूनानी लोग जो हैं वो इस सिंधु नदी को इंडोस नाम से या हिंदोस नाम से जानते थे, और ये बोलते थे कि सिंधु नदी के पूर्व का जो भाग है वो इंडिया है। इसके बेसिस पर इसको हमारे इंडिया को इंडिया बोला जाने लगा। दूसरा नाम है भारत। तो भारत जो नाम है वो उत्तर पश्चिम में जो लोग हैं उसका एक समूह रहता था और उसको भरत नाम से जाना जाता था, और इस समूह का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। बाद में इसी टर्म का जो वर्ड यूज है वो देश के लिए होने लगा, और ऋग्वेद इन सभी की रचना जो है वो आज से 3500 साल पहले हुई थी। मतलब आज 2022 चल रही है, इससे आप 0 पर जाओ और 0 से 1500 साल पहले जो है वो ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो अब हम जानते हैं कि जो हमारा अतीत है उसके बारे में हम कैसे जानेंगे, हमें कैसे पता चला कि हमारे अतीत में क्या क्या था। तो उस टाइम के जो लोग हैं वो लिखते थे,
लिखते कैसे थे? पेपर तो था नहीं, कागज़ तो था नहीं, तो जो लोग हैं वो क्या करते थे, ताड़ पत्र मतलब पाम का जो पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां हैं उसको काट करके एक जगह बांध लेते थे, उसके ऊपर लिखा जाता था। या फिर इसके अलावा भुर्ज नामक पेड़ की छाल के ऊपर भी लोग लिखते थे, और ये जो पेड़ है वो सिर्फ हिमालय क्षेत्र में मिलता है। ओके, तो इनके ऊपर लिखा जाता था। अब देखो, पेड़ों की पत्तियों से बनी हुई जो किताबें हैं उनको तो कीड़े मकोड़े खा लिए, तो कुछ बची हुई हैं, कुछ नहीं बची हुई हैं। ये जो किताबें हैं इनको जिनको हाथ से लिखा जाता था उनको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, और हिंदी में बोलते हैं पांडुलिपि। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि इस तरीके से देखो पांडुलिपि लिखी हुई है, और ये भुर्ज पेड़ की छाल से बनी हुई लिपि है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर ताड़ के पत्तों को काटकर अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से जोड़कर इसको बनाया गया था। ये जो किताबें हैं इनको मंदिरों में जो भी विहार हैं उनके यहाँ पर रखा जाता था, लेकिन टाइम के साथ में कीड़े मकोड़े ने इनको खा लिया और ये ख़त्म हो गई। अब ये जो किताबें हैं कुछ बची हुई भी हैं लेकिन कुछ ख़त्म भी हो चुकी हैं। ये जो किताबें हैं ये संस्कृत में लिखी हुई मिलती हैं, कुछ किताबें जो हैं वो प्राकृत में और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का उपयोग जो है वो आम लोग करते थे। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि उस टाइम में जो बुक थी वो कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई थी, तो संस्कृत, तमिल और प्राकृत। इसके अलावा हमें अतीत के बारे में पता चलता है अभिलेखों से भी। अभिलेख क्या होते हैं? कोई पत्थर जो है या फिर कोई कठोर धातु है उसके ऊपर कुछ लिख दिया। राजा लोग क्या करते थे कि अपना कोई आदेश उनको सर्कुलेट करवाना है कि हम जो है आपसे इतना कर लेंगे। अभी 10% लेते थे, अब अभी आपसे 20% लेंगे। तो इसका पहले क्या करवाया जाता था? हिला मरवाया जाता था राज्य में। उसके बाद में क्या होता था कि इस तरीके से नोटिस, जैसे आजकल जो गवर्नमेंट के नोटिस आते हैं ना, उस टाइम राजा जो थी वो भी गवर्नमेंट ही तो थे, तो वो इस तरीके पत्थर पे लिखवा देते थे। ओके, तो यहाँ पर एक जो है वो अभिलेख मिला है, 2250 साल पुराना अभिलेख है, और ये सम्राट अशोक का है जो मौर्य साम्राज्य से बिलोंग करते थे। हमारा जो चैप्टर 8 है उसके बारे में बताया गया है। चैप्टर 8 में हम अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमें लिखने के लिए किसी लिपि की ज़रूरत होती है, और लिपि में क्या होते हैं, कुछ जो हैं वो अक्षर होते हैं, और इसके अलावा अक्षरों के अलावा कुछ संकेत होते हैं। अब यहाँ पर इसके अलावा जब भी हम कुछ पढ़ते हैं या कुछ बोलते हैं तो हम भाषा का उपयोग करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमारी हिंदी जो है वो भाषा है, लेकिन हिंदी को हम लिखते कौन सी लिपि में है? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो शिलालेख मिला है इसमें 2 अलग अलग लिपियों का यूज़ किया गया है, एक यूनानी और दूसरा अरामाइक। अब इसको देख करके आपको क्या लगता है कि हो सकता है कि उस जगह पर 2 कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग रहते हों, जो एक तो यूनानी लिपि को जानते हों, एक अरामाइक लिपि को जानते हों। कुछ भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना। अब ये तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उसका कनेक्शन देखेंगे कि इस लिपि को जानने वाले जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे, उनमें भी क्या वैसी एक्टिविटी थी, क्या यहाँ के रहने वाले लोगों में भी वैसी एक्टिविटी थी, और उसके बेसिस पर फिर रिलेशन बनाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि शिलालेखों से हमें पता चल जाता है। फिर हमें पता चलता है कि प्राचीन समय की जो चीज़ें हमें मिलती हैं, जो हमारे पुरातत्वविद जो हैं उसको पता लगाते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई उस टाइम कौन से आभूषण पहने जाते थे, कौन से औजार, हथियार, बर्तन, ये क्या क्या यूज़ किया जाता था, ये सारी चीज़ें हमें मिली है। कौन सी वहाँ पर सिक्के यूज़ किए जाते थे। ओके, अब देखो एक बात और है, सिक्के का जो अध्ययन है उसको बोलते हैं मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमिस्मेटिक्स। उस टाइम किस राज्य में किस तरीके के सिक्के चलते थे, ये उस राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बताते थे। मान लो सोने के सिक्के कोई राज्य चला रहा है, मतलब काफ़ी पैसा था। मान लो जो है मिट्टी के सिक्के चला रहा है कोई, तो मतलब काफ़ी गरीब राज्य है। तो ये बातें पता चलती थी सिक्कों के अध्ययन से। तो ये हमने पता कर लिया कि इस तरीके से हमारा जो चीज़ें हैं कि अतीत में क्या क्या हुआ, कैसे लोग रहते थे, कहाँ कहाँ लोग रहे, वो सब कुछ जो है वो हमने इस चैप्टर में कवर किया। ये अतीत एक या अनेक, इसके बारे में हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये तिथियों का जो मतलब है वो भी हम पढ़ चुके हैं कि ईसा मसीह के जन्म से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वही बातें यहाँ पर बता रखी हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, ओके, और ये जो है इसमें बोला जाता है कि हमारे पहले के टाइम में प्राचीन भारत में जो लिपि यूज़ की गई लिखने के लिए, उस लिपि को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो अज्ञात लिपि है इसका अर्थ लगाने की कोशिश की जाती है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ मतलब बेसिक जो डेट हैं वो लिख रखी है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये सुमेल कर रखा, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि नर्मदा घाटी पे हमने क्या देखा था कि आखेटक और संग्रहण। फिर हमने देखा मगध,
मगध जो है वो पहला बड़ा राज्य बना। गारो पहाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पर आरंभिक कृषि बनी। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो प्रथम नगर बने। और गंगा घाटी जो है वहाँ पर लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर यहाँ पर बने थे। तो इस तरीके से आप सुमेल कर सकते हो और एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके से। ओके, अब कृषि का आरंभ सबसे पहले 8000 वर्ष पहले हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब बने? 4700 वर्ष पूर्व बने। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। और वर्तमान में 2000, मतलब ये जो बुक है उसको एस्टेब्लिश किया गया है 2000 को आधार मान करके। अभी चल रहा है 2022। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, इनको आप याद कर सकते हो। तो ये आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर था। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हो, आप हमारी वेबसाइट के साथ में जुड़ सकते हो। हमारे और भी अदर इनिशिएटिव हैं, उनको जाकर के आप व्यू कर सकते हो। यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए बहुत सारे हमने इनिशिएटिव लॉन्च कर रखे हैं, उनको जाकर के आप व्यू कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर। ओके, थैंक यू।